अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है लॉगरिथम्स या लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स जो है किस पर्पस के लिए बनाया गया, काम किस तरीके से करता है और इसके ज़रिए मैथमेटिशियंस को या मैथ्स पर काम करने वालों को क्या आसानियाँ हासिल हुई वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। लॉगरिथम बेसिकली आपके पास एक ऑल्टरनेट सिस्टम है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का। मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपकी कौन कौन सी होती हैं, जैसे आप नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जिनको आप कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इसको सॉल्व करने का एक तरीके से ये ऑल्टरनेट मेथड है। अब फिर ये सवाल आपके जहन में उठेगा कि भाई ऑल्टरनेट मेथड की क्या ज़रूरत थी जब ऑलरेडी एक हमारे पास तरीका मौजूद है मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, प्लस करने का, माइनस करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का। तो ये इस वजह से बनाया गया या इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, इनको अगर आप देखें, आपके पास अभी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिज़िक्स पढ़ेंगे, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ ऐसी वैल्यूज़ आएंगी जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लिखी कैसे जाती हैं, फिर इनको सॉल्व कैसे किया जाता होगा। आपके जहन में सवाल उस वक्त आ सकता है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप पढ़ेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह फिज़िक्स के अंदर मास ऑफ अर्थ पढ़ेंगे आप, रेडियस ऑफ अर्थ पढ़ेंगे, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ेंगे आप, कैपिटल जी। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये आपको सॉल्व करने में कहीं यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे फिज़िक्स में तो न्यूमेरिकल होते हैं, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, मैथमेटिकली अगर आपको कहीं सॉल्व करनी पड़े इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जिसमें पॉइंट के बाद किसी में जो है वो 20 ज़ीरो आ रहे हैं या इससे भी ज़्यादा ज़ीरो आ रहे हैं या कम ज़ीरो आ रहे हैं, बड़ी बड़ी जो वैल्यूज़ हैं। अभी मैं जब एग्जाम्पल्स आपके सामने करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा। तो उन वैल्यूज़ को सॉल्व करने का ये आसान तरीका है। आप मैथमेटिकली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आपने उनका स्क्वायर रूट निकालना है या आपने उनको जो है वो किसी नंबर से डिवाइड करना है इतनी बड़ी वैल्यू को, तो आप मैथमेटिकली भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको मैनुअली सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आएगी और टाइम भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा आपको। और जबकि ये जो तरीक़ाकार है लॉगरिथम का, इसकी मदद से आप उसको जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आसानी से वही जवाब आपको मिलेगा जो आपको मैथमेटिकली सॉल्व करने से मिलता। अब आ जाते हैं इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन की तरफ कि ये कॉन्सेप्ट चला कहाँ से। तो लॉगरिथम का जो कॉन्सेप्ट है, इसको सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया वो अबू मोहम्मद मूसा अल-ख्वारिज़मी जो हैं, इन्होंने इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यानी इसकी इब्तिदा की कि एक लॉगरिथम एक कोई चीज़ होती है, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया। फिर उसके बाद आगे चल के 17वीं सेंचुरी में जॉन नेपियर ने जो है वो इसके लिए टेबल्स बनाए। कॉन्सेप्ट तो आ गया था, उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन की बात आई कि उसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे, उसकी मदद से हम काम कैसे लेंगे। तो उसके लिए टेबल जो बनाया वो किसने बनाया? जॉन नेपियर ने बनाया। अच्छा, इन्होंने जो टेबल्स बनाए तो उसमें जो इन्होंने बेस यूज़ की लॉगरिथम की, वो बेस थी आपके पास e, जो एक इर्रेशनल नंबर था। इर्रेशनल नंबर जब आप सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स पढ़ेंगे अभी चैप्टर 2, तो उसमें आप देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनके पॉइंट के बाद वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चल रही होती है, जिनको नॉन टर्मिनेटिंग भी कहा जाता है, यानी ना ख़त्म होने वाला फ्रैक्शन। आप कैलकुलेटर में भी उस वैल्यू को निकालेंगे तो वो कंटिन्यूसली डिजिट शो कर रहा होगा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन वो नंबर्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा उनको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। अब ई जो है वो क्या था? एक इर्रेशनल नंबर था। तो जॉन नेपियर ने एक तो टेबल बनाया और फिर उसमें जो बेस यूज़ की वो बेस ई थी। अब उसके बाद आगे चल के यूलर जो थे, इन्होंने क्या करा? इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की। किसकी? ई की प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की। और इसी वजह से
जो बेस थी इसका नाम ई जो रखा गया वो उनके नाम के स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट की वजह से रखा गया। जॉन नेपियर ने टेबल्स बनाए और टेबल्स बनाने के साथ साथ यूलर ने जो है वो क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 17th सेंचुरी जो थी उसी में 1631 में प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स जो थे उन्होंने इसको टेबल को शिफ्ट किया बेस ई के बजाय बेस 10 है, क्योंकि हमारा जो जितनी भी कैलकुलेशन अगर आप देखें जब से ज़माने से चलती चली आ रही है और आज भी हम कर रहे हैं तो वो सारी की सारी डेसिमल नंबर सिस्टम है। और डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है उसकी बेस क्या होती है, बेस 10 होती है। तो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, बेस 10 के साथ जो है वो इसके टेबल्स बनाए सारे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपकी मैथमेटिक्स की जो फील्ड है उसके अंदर एक डायनामिक चेंज आ गया। क्या चेंज आ गया कि अब जितनी भी हमारा हिसाब किताब था, कैलकुलेशंस थी, वो सारी की सारी किस पर शिफ्ट हो सकती थी, लॉगैरिथम्स पे शिफ्ट हो सकती हैं। यानी हम उनको लॉगैरिथम की मदद से आसानी से हल कर सकते थे। तो ये आपके पास एक थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट दिया वो किसने दिया, अल-ख्वारिज़मी ने। उसके बाद इसके लिए जो इनिशियली टेबल्स बनाए वो किसने बनाए, जॉन नेपियर ने। लेकिन उसमें टेबल्स में क्या मसला था कि उसमें उन्होंने बेस यूज़ की ई। फिर उसके बाद जो बेस ई थी इसकी प्रॉपर्टीज़ किसने बताई, यूलर ने बताई। और फिर उसके बाद लास्ट एंड फाइनल प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बना दिया पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया के अंदर जो सिस्टम इस्तेमाल होता है फॉर कैलकुलेशन वो कौन सा है, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस क्या होती है, 10 होती है। तो उन्होंने उसके टेबल्स डेवलप किए और टेबल्स डेवलप करने के बाद वो टेबल्स किस बेस के साथ डेवलप किए थे, बेस 10 के साथ। इसके बाद हुआ क्या, जो बड़ी बड़ी मुश्किल तरीन कैलकुलेशंस थी वो क्या हो गई, हमारे लिए आसान हो गई। अब हम चलते हैं इसके बाद फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का जो पहला कॉन्सेप्ट है उसकी तरफ, जो है साइंटिफिक नोटेशन। यानी बेसिकली लॉगरिथम में जब आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसमें जो पहली चीज़ आपके काम आएगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, वो कॉन्सेप्ट है साइंटिफिक नोटेशन। यानी जो भी नंबर आपके पास दिया हुआ होगा डेसिमल नंबर सिस्टम में, उसको आपने सबसे पहले क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना होता है, आपने साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब हम ये देखेंगे कि नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जी क्लास, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो पहला कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम के चैप्टर में, उसका नाम क्या है, साइंटिफिक नोटेशंस। अब साइंटिफिक नोटेशन हमने कहा कि एक ऐसा तरीका कार है जिसके ज़रिए हम डेसिमल की या जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल की ना हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हों, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़, उनको आसान करके लिख लेते हैं ताकि हमें उसमें सॉल्व करने में जो है वो क्या हो जाए, थोड़ी सी आसानी हो जाए। चाहे हम मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व कर रहे हैं उसको, चाहे हम उसको लॉगरिथम की मदद से सॉल्व कर रहे हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपके पास क्या होता है कि आप नंबर्स को 2 फैक्टर्स में लिख देते हैं, 2 फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख देते हैं। ये उसकी मैंने एक इक्वेशन आपके पास बुक में भी गिवन है। ये हमारा नंबर है, ये आपके पास उसका पहला फैक्टर है नंबर का। 2 फैक्टर्स में हमने कहा ना उसको ब्रेक करके लिखना है। किसी भी नंबर को हमने अगर साइंटिफिक नोटेशन में करना है तो उसका मतलब है हम इसे कितने फैक्टर्स में लिखेंगे, 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के तौर पे लिखेंगे। इसमें जो पहला फैक्टर होगा वो 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा नंबर होगा। इसको S से डोनेट किया जा रहा है, यानी यहाँ जो भी नंबर आएगा वो सवाल में से ही, हम अपनी तरफ से नहीं डालेंगे, लेकिन उस नंबर की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी, जिसको हम S से डोनेट कर रहे हैं। इसकी जगह पर वो नंबर आएगा। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। अभी 3 एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हुई हैं, इसमें से मैं आपको बताऊंगा कि वो नंबर कहाँ से आएगा। पहचान उसको आपको मैंने उसकी पहचान बता दी। क्या है उसकी पहचान, कि वो 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, दूसरा फैक्टर
वो है पावर्स ऑफ 10। पहली चीज़ आपके पास क्या हो गई, वो नंबर हो गया जो 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। और दूसरी चीज़ क्या है आपके पास, पावर्स ऑफ 10। तो इन दोनों का प्रोडक्ट के तौर पर उस नंबर को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। अब आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में ही मौजूद है, पेज नंबर 51 में। मैंने 3 दिए हैं, उसमें आपके पास टोटल जो है वो 4 दी हुई हैं। आप चौथी को खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आते हैं अपनी पहली एग्जाम्पल की तरफ। पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 0.000057। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में जब हम नंबर को लिखते हैं तो उसको 2 फैक्टर्स में लिखा जाता है। एक उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एस कहलाता है, जो 1 से बड़ा होगा लेकिन 10 से छोटा होगा। और दूसरा पार्ट जो क्या है वो 10 की पावर्स है। ये दोनों चीज़ें आपको उस नंबर को, आप जो भी नंबर आपके पास एग्जाम्पल गिवन है उसको आप इस फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे अब देख लेते हैं। अब इसमें आपके पास ये जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, इसमें आपके पास सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एस क्या है, एस कौन सी वैल्यू बनेगी। तो आप 0 को छोड़ दें, जितने भी जीरोज़ हैं उनको आप छोड़ दें। पॉइंट किस जगह पर है, स्टार्ट में है बिल्कुल। तो पॉइंट को आपने मूव किस तरफ करना होगा, सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पॉइंट की मूवमेंट किस तरफ होगी। पॉइंट की मूवमेंट 2 डायरेक्शंस में पॉसिबल है, हो सकती है, एक लेफ़्ट की तरफ और एक राइट की तरफ। हमें कैसे पता चलेगा कि मूवमेंट जो है वो लेफ़्ट की तरफ होगी या राइट की तरफ होगी, तो ये आपको क्वेश्चन बताएगा। क्योंकि क्वेश्चन में एस जब आप पॉइंट आउट कर लेंगे कि एस कहाँ पर है, और एस कैसे पता चलेगा, एस पता चलेगा आपको वो नंबर जो 1 से बड़ा और 10 से छोटा हो। तो इस वाले पार्ट के अंदर 1 से बड़ा और 10 से छोटा नंबर कौन सा है, हम ले लेते हैं, ये हमारे पास नंबर जो हमने ले लिया 5, 7। अभी तो आप कहेंगे कि ये 57 है, ये तो 10 से बड़ा है। लेकिन अगर मैं लगा देता हूँ इसके बीच में पॉइंट वहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट में लगा हुआ है। मैंने लगा दिया इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब ये क्या बन गया आपके पास, 5.7। क्या वैल्यू बन गई, 5.7। 10 से छोटी है, 1 से बड़ी है। ये हो गया आपका फर्स्ट फैक्टर। फिर आपने लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब आ जाते हैं दूसरे फैक्टर पे, यानी जो क्या है 10 की पावर्स। तो 10 की पावर्स आप जो है वो कैसे लिखेंगे 10 की पावर्स में, यानी ये जो 10 आपने लिखा है मल्टीप्लाई बाय 10, इसके ऊपर क्या पावर आएगी ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसका तरीका ये है कि पॉइंट आपने कहाँ लगाया, 5 के बाद, तो आप 5 से काउंट करना शुरू करेंगे उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन से आप पॉइंट को लेकर आए। कहाँ से लेकर आए, राइट की तरफ लेकर आए ना, लेफ्ट से राइट की तरफ लेकर आए। तो पॉइंट कहाँ पर था, इस जगह पर था। अब आप यहाँ से गिनना शुरू करेंगे, डिजिट्स को गिनना शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 5 तक आपका काउंट क्या आया, 7 आया। तो इसका मतलब है 10 के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अब इस पावर के साथ साइन कौन सा आएगा, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो जब हमारे डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ हो, लेफ्ट से राइट की तरफ हो, तो जो पावर का साइन होगा आपके पास एक्सपोनेंट का, वो होगा नेगेटिव। दोबारा दोहरा देता हूँ, जब आपके पास पॉइंट की मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ हो, तो जो 10 की पावर होगी उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसका पावर का काउंट आपको कैसे पता चलेगा, आपने पहले पूरे नंबर को देखा, उसमें आपने देखा कि जो नंबर आ रहा था, नंबर कौन सा आ रहा था, 5, 7 आ रहा था। तो आपने 5, 7 को लिया और उसके दरमियान में आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये आपके पास क्या बन गया, S बन गया। अब उसके बाद आपने क्या किया, पॉइंट आपने जिस जगह पर लगाया है वहाँ से लेकर पॉइंट जिस जगह पर था, इसके दरमियान में जितने भी डिजिट्स थे उनको आपने क्या कर लिया, काउंट कर लिया। तो वो आपके पास क्या बन गई, 10 की पावर बन गई। इसी तरह आ जाते हैं आप सेकंड पार्ट पे।
अब ये एक बहुत बड़ा नंबर है जिसके बीच में आपको कहीं भी पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो ये एक वैल्यू आपके पास दी हुई है, ठीक है। अब इसमें पॉइंट आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जब कहीं किसी नंबर वैल्यू में आपको पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब है पॉइंट उसमें सबसे लास्ट में होता है, यानी पॉइंट इस जगह पर होगा। अब आपने इसमें मूवमेंट कैसे करनी होगी, इसमें पॉइंट यहाँ से तो ये मूव होता हुआ जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ। पहले जो मूव हुआ वो किस तरफ मूव हुआ, लेफ्ट से राइट की तरफ। अब यहाँ जो मूव हो रहा है वो राइट से लेफ्ट की तरफ। अब मूवमेंट कहाँ तक होगी, वही जो आपके पास मूवमेंट जो हो रही है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है, तो इसमें जो सबसे स्टार्टिंग के नंबर्स होंगे मूव करते हुए, जो स्टार्टिंग के नंबर्स होंगे वो दो नंबर्स आप ले लेंगे। तो यहाँ नंबर क्या आ रहे हैं, स्टार्टिंग के दोनों नंबर 5 और 6 आ रहे हैं। 56 या 5 और 6 आपके पास स्टार्टिंग के नंबर हैं, तो इनके दरमियान में आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। फिर आप आ गए 10 की पावर्स पे। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि पॉइंट आपने क्या लगाया, यहाँ लगाया, इस जगह पे लगाया ना मैंने पॉइंट, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या काउंट आया आपके पास, 12। अब इसकी साइन क्या होगी आपके पास, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी इसकी साइन, क्योंकि अब जो हमने पॉइंट को मूव किया है वो राइट से लेफ्ट की तरफ करा है। जब मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ होगी तो पावर की साइन नेगेटिव होगी, एक्सपोनेंट की साइन नेगेटिव होगी, और जब मूवमेंट राइट से लेफ्ट की तरफ होगी तो पावर की साइन क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मूव कितना करना है ये मैंने आपको बता दिया। पहली एग्जांपल के अंदर जो लास्ट के आपके पास 2 डिजिट आए, लास्ट के 2 डिजिट आए मूवमेंट के हिसाब से। मूवमेंट कहाँ थी, कहाँ से थी, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो मूवमेंट में जो लास्ट के 2 डिजिट आए, सबसे आखिर के 2 डिजिट, वो आपके पास क्या हो गए, ऐसे हो गए, पॉइंट उन दोनों के दरमियान में आ गया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर मूवमेंट कहाँ से कहाँ थी, राइट से लेफ्ट की तरफ। पहले वाले में मूवमेंट कहाँ से कहाँ हुई है, लेफ्ट से राइट की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में मूवमेंट कैसे हुई है, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो उसमें भी लास्ट के जो 2 नंबर्स थे मूवमेंट के हिसाब से, आखिर के जो 2 नंबर्स थे, पॉइंट उन दोनों के दरमियान में आ गए। फिर हमने क्या करना है, दूसरा फैक्टर यानी 10 की पावर्स, वो दोनों में कैसे निकली। जब आपने पॉइंट लगा दिया तो पॉइंट आपने जिस जगह पर लगाया है और पहले जिस पोजीशन पे जो पॉइंट था, दोनों के दरमियान में जितने नंबर्स हैं वो आपने गिन लेना है। तो वो आपको क्या बता देगा, एक्सपोनेंट का काउंट बता देगा कि एक्सपोनेंट क्या लगेगा। जैसे यहाँ था पॉइंट लगाया 5 के बाद, तो 5 से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप यहाँ से गिने या वहाँ से गिने, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो नंबर्स की तादाद है, यानी पॉइंट की पुरानी पोजीशन और पॉइंट की नई पोजीशन, उन दोनों के सेंटर, उन दोनों के दरमियान जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनका काउंट क्या बता देगा, एक्सपोनेंट बता देगा। तो यहाँ आ रहे थे 7 नंबर, तो एक्सपोनेंट हो गया 7। लेकिन मूवमेंट कहाँ से कहाँ थी, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो पावर नेगेटिव हो गई। फिर दूसरी एग्जाम्पल में पॉइंट की मूवमेंट थी राइट से लेफ्ट की तरफ, रूल वही, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे मूवमेंट के हिसाब से, मूवमेंट है राइट से लेफ्ट की तरफ, लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे पॉइंट उन दोनों के दरमियान आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, पॉइंट की नई पोजीशन और पॉइंट की पुरानी पोजीशन, दोनों के दरमियान जो डिजिट्स हैं उनको आपने गिन लेना है। तो गिनने के बाद जो आपके पास तादाद आएगी वो आपने 10 के ऊपर लिख दी। ये जो मूवमेंट होगी राइट से लेफ्ट की तरफ, इसका जो काउंट होगा वो आपने लिखा, और इसके ऊपर जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये मूवमेंट कहाँ से, राइट से लेफ्ट की तरफ। लेकिन जब लेफ्ट से राइट मूवमेंट होगी तो साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब आ जाए तीसरी एग्जाम्पल पे। अच्छा, यहाँ जो स्टार्टिंग का नंबर है, फर्स्ट जो आपके पास लास्ट का जो नंबर है, लास्ट के 2 नंबर कौन से हैं, 6 और 0।
आपको कैसे पता चला कि 6 और 0 लास्ट के नंबर हैं? पॉइंट कहीं नहीं है तो इसका मतलब है आखिर में, यहाँ से हमने गिनना शुरू करना है। तो आखिर के जो 2 नंबर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? 6 और 0। तो मैंने लिया 6.0, 6.0 पहला फैक्टर हो गया। तीनों में आप चेक कर सकते हैं, जो मैंने लिखे हैं s की जो वैल्यू मैंने लिखी है वो लेस देन 10 है और ग्रेटर देन 1, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर। अब यहाँ भी मूवमेंट कैसी हो रही है? राइट से लेफ्ट की तरफ, इसका मतलब है काउंट क्या होगा? काउंट आपके पास पॉजिटिव आएगा। गिन लेते हैं। अब यहाँ कॉमास आ रहे हैं तो इसलिए काउंट में हमें आसानी रहेगी। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21 और 3, 24। पॉइंट इस जगह पर आया है और था इस जगह पर। दोनों डेसिमल्स के दरमियान में पॉइंट की पुरानी पोजीशन और पॉइंट की नई पोजीशन, दोनों के दरमियान में जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको मैंने गिना, तो वो मेरा क्या हो गया? एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी। तो ये है आपके पास किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में करने का तरीका, कि आप किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं। क्या है उसके लिए? ये उसकी इक्वेशन है। एक जहन में एक पिक्चर बनाने के लिए कि आप किस तरीके से, अगर आपके जहन में इमेजिनेशन होगी इक्वेशन की, तो आपको नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने में आसानी रहेगी। 2 फैक्टर है उसके, एक है s और दूसरा है 10 की पावर्स या पावर्स ऑफ 10। s कैसे पता चलेगा आपको? s पता चलेगा आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूरे आप वैल्यूज को देखेंगे, उसमें पॉइंट की मूवमेंट को आप देखेंगे सबसे पहले कि पॉइंट की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी। 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेफ्ट से राइट की तरफ होगी या राइट से लेफ्ट की तरफ होगी, तो उससे आपको पता चल जाएगी s की वैल्यू। यहाँ पहली एग्जाम्पल में मूवमेंट कहाँ से कहाँ थी? लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसमें जो s बना वो 5 और 7 बना, पॉइंट दोनों के बीच में आ गया। दूसरी जो मूवमेंट थी वो थी राइट से लेफ्ट की तरफ, इसमें जो s बना वो 5 और 6, पॉइंट दोनों के बीच में आ गया। तीसरी जो मूवमेंट थी वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ थी, उसमें जो वैल्यू बनी वो बनी 6 और 0, पॉइंट दोनों के बीच में आ गया। तो ये तो आपके पास हो गया s। फिर 10 की पावर्स मैंने काउंट करने का आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप काउंट करते हैं। पॉइंट की पुरानी पोजीशन, जिस जगह पर पॉइंट था और अब जिस जगह पर आपने पॉइंट लगा दिया, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको आपने काउंट कर लेना है, तो वो आपको 10 की पावर बता देगा। तीनों एग्जाम्पल में आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि मैंने ऐसा ही किया है या नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके पास दूसरी चीज़ जो है वो क्या है कि उस पावर की साइन जो है वो क्या होगी। साइन आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपने पॉइंट मूव करवाया है लेफ्ट से राइट की तरफ तो पावर की साइन नेगेटिव माइनस। अगर आपने पॉइंट मूव करवाया है राइट से लेफ्ट की तरफ तो पावर की साइन पॉजिटिव। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपने जहन में रखना है, तो आप क्वेश्चंस को आसानी से साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसको साइंटिफिक नोटेशन भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है। नंबर्स की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि आपको एक वैल्यू दी हुई है और उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब है आपने उसको किस में कन्वर्ट करना होगा? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और ये जो इसकी फॉर्म है, इसमें 10 की पावर्स में नहीं लिखा हुआ नंबर, डेसिमल में लिखा हुआ है या सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्या कहलाती है? ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाती है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपने ध्यान में रखनी है कि ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। इसके बाद अब आपने आ जाना है एक्सरसाइज 3.1 पे। इसमें देखें आपके पास क्वेश्चंस दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक जो क्वेश्चन हैं, इसमें आपने क्या करना है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि नंबर्स को आपने किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आपने क्वेश्चन उतारा, जैसे सपोज एक क्वेश्चन मैं आपको यहीं बोर्ड पर लिख देता हूँ।
68.75। इसमें आपने लिखा सबसे पहले जब आप क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपने लिखा 68.75, बल्कि पहले फॉर्मूला लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। हर क्वेश्चन में आपने फॉर्मूला लिखना है जब आप क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऑर्डिनरी फॉर्म से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, n इज इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर m। n क्या है, नंबर है, नंबर की जगह क्या आ जाएगा 68.75। अच्छा, पॉइंट इसमें आपने मूव करना है, तो पॉइंट कैसे मूव होगा, मैंने बताया था कि जो मूवमेंट है उसके हिसाब से आप देखेंगे जो लास्ट के दो नंबर्स होंगे, तो लास्ट के दो नंबर्स 68 बन रहे हैं क्योंकि पॉइंट की मूवमेंट कहाँ हो रही है, इसमें राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है। दो नंबर्स कौन से हो गए, 6.8 हो गए स्टार्टिंग के, पूरा नंबर आपने लिख दिया 6.875। अब पॉइंट की पुरानी पोजीशन 8 से पहले थी और नई पोजीशन 8 के बाद थी, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, नई पोजीशन ये है, पुरानी पोजीशन ये है, एक नंबर आ रहा है ना दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो n की पावर क्या हो गई, 1 हो गई। तो ये आपकी ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गई। क्या किया आपने, पहले फॉर्मूला लिखा, उसका जनरल फॉर्म लिखी, फिर नंबर की जगह नंबर लिखा, s की जगह क्या आया, स्टार्टिंग की दो नंबर्स। अब स्टार्टिंग के दो नंबर्स आपको कैसे पता चलेंगे कि कौन से नंबर स्टार्टिंग के होंगे, पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से पता चलेगा कि पॉइंट आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ्ट मूव करना है। तो हमने यहाँ मूव किया है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट आपने कितनी पोजीशन मूव किया है, एक पोजीशन, क्योंकि स्टार्टिंग के दो नंबर बन रहे थे 6 और 8, तो पॉइंट इन दोनों के दरमियान आ गया। अब पॉइंट की पुरानी पोजीशन और पॉइंट की नई पोजीशन दोनों के दरमियान में सिर्फ कितने डिजिट थे, एक डिजिट था, तो 10 की पावर क्या आ गई, बना। तो इस तरह आपने ये शुरू के 8 सवालात सॉल्व करने हैं। अगेन रूल्स आपने ध्यान में रखने हैं तो आपको आसानी रहेगी। रूल्स क्या हैं आपके पास, सबसे पहले तो एस आपको निकालना आना चाहिए कि एस क्या होगा। एस कैसे पता चलेगा, पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से पता चलेगा कि पॉइंट आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ्ट मूव करना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा एस। तो उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, 10 की पावर्स, वो कैसे पता चलेगी, वो आपको पता चलेगी कि पॉइंट की जो पुरानी पोजीशन होगी और पॉइंट की जो नई पोजीशन होगी, दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स आ रहे होंगे तो वो क्या बता देंगे, आपको 10 की पावर बता देंगे। और पावर की साइन मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगी कि अगर राइट टू लेफ्ट है तो आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर लेफ्ट टू राइट है तो आपके पास पावर की साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो शुरू के 8 सवालात में तो आपने ये काम करना है। अच्छा, उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसमें आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक, इसमें आपने जो है वो आपको नंबर्स ऑलरेडी किस में दिए हुए, साइंटिफिक नोटेशन में दिए हुए, इनको आपने कन्वर्ट करना होगा किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, या ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में आप इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो गाइड कर देता हूँ, फिर उसके बाद जो है वो आप बाकी के 3 क्वेश्चंस खुद से करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, .576 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7। ये आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन में और इसको आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको पॉइंट इस जगह पर अभी पेंसिल से लगाएंगे आप, जब दोबारा आप इस नंबर को लिख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, 10 के ऊपर पावर कितनी है, 7 का मतलब है कैसे 7 आई होगी पावर, कि पॉइंट की जो नई पोजीशन है और जो पुरानी पोजीशन होगी
उन दोनों के दरमियान कितने नंबर होंगे? 7 नंबर होंगे। अभी नंबर कितने हैं? पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? 3 नंबर। इसका मतलब है कितने नंबर कम है? 4 नंबर कम है। तो हम कितने जीरोस लगा देंगे? 1 2 3 4। ये है पॉइंट की पुरानी पोजीशन। अब आप काउंट कर लें दोनों के दरमियान के नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये नंबर किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास? ऑर्डिनरी फॉर्म में। कैसे किया हमने? जो हमारे पास रूल है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं? पॉइंट की पुरानी पोजीशन और नई पोजीशन दोनों के दरमियान जितने नंबर्स आते हैं उनको गिनते हैं और 10 के ऊपर पावर लगा देते हैं। तो यहाँ आपके पास 10 के ऊपर पावर क्या है? 7 है, और वो भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है कि मूवमेंट कैसे हुई होगी? राइट से लेफ्ट की तरफ हुई होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो नई पोजीशन है पॉइंट की, इससे आप गिनना शुरू करेंगे किस तरफ? राइट की तरफ। तो काउंट जहां पर 7 हो जाए, 7 का काउंट हो जाए पॉइंट की नई पोजीशन और पुरानी पोजीशन के दरमियान, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? वो ऑर्डिनरी फॉर्म में नंबर बन गया। जैसे आपके पास यहाँ पॉइंट की नई पोजीशन जो थी उसमें, उसके बाद कितने डिजिट्स थे? 3 डिजिट्स लिखे हुए थे, 1 2 3, और पावर क्या है हमारे पास? 7। तो 7 करने के लिए हमने क्या किया? उसके आगे 1 2 3 4 जीरोस लगा दिए। तो हमें पता चल गया कि पॉइंट की पुरानी पोजीशन क्या थी? ये थी, और नई पोजीशन ये थी। दोनों के दरमियान डिजिट्स की तादाद कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है हमने पॉइंट्स सही लगाए थे और सही काउंट किया। तो ये हमारे पास नंबर किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरह अगर पावर माइनस में होगी तो आपने क्या करना होगा? ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि माइनस वाला जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। माइनस के अंदर क्या होगा कि आपके पास ये जो पॉइंट है ये इसकी नई पोजीशन है सपोज, तो पुरानी पोजीशन कहाँ होगी? इससे पीछे की तरफ चलेगी। रूल उसमें भी वही है। सपोज मैं यहाँ बुक का क्वेश्चन नहीं लिख रहा, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि माइनस के अंदर आप किस तरीके से ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब 10 के ऊपर पावर कितनी है? -9। पॉइंट किस जगह पर है? इस जगह पर है, फर्स्ट नंबर के बाद है ना। पहले 2 नंबर जो आपके पास हैं उनके दरमियान है पॉइंट। अब पावर है माइनस में, इसका मतलब है कि मूवमेंट कहाँ से हुई होगी? पहले लेफ्ट से राइट की तरफ। इसका मतलब अब हमें जब वापस ओरिजिनल नंबर पे जाना है ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो हम कहाँ से मूवमेंट करेंगे? वो मूवमेंट हुई थी लेफ्ट से राइट की तरफ, अब हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। यानी पॉइंट से पहले अब कितने नंबर हैं आपके पास? 1 नंबर है, जिसका मतलब है आपने कितने करने हैं? पावर कितनी है? 9। इसका मतलब है इस पॉइंट और जो पहले वाला पॉइंट है उसके दरमियान कितने नंबर होने चाहिए? 9 नंबर होने चाहिए। तो एक तो आपके पास मौजूद है, आप क्या करेंगे इससे पहले? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लगा दिए और यहाँ पॉइंट आ गया। अब ये पॉइंट की पुरानी पोजीशन जिससे ये सवाल बना, ये फॉर्म आई, ये उसकी पुरानी पोजीशन है और ये उसकी नई पोजीशन है। दोनों पोजीशंस के दरमियान आप नंबर काउंट कर लें अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए मैंने ऑर्डिनरी फॉर्म में सही कन्वर्ट किया है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब है आपने सही कन्वर्ट किया इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो हम इस वाले पॉइंट को इरेज कर देंगे जो इसका नया पॉइंट था, जो किसमें आया था? साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? ऑर्डिनरी फॉर्म में। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें आपसे कहा गया द मेजर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून इज 3500 किलोमीटर। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू सेंटीमीटर्स राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। मून का डायमीटर आपको दिया हुआ है किसमें? किलोमीटर्स में। आपने उसको क्या करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है पहले तो, फिर आपने उसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब ये कन्वर्जन जो है किलोमीटर की, मीटर की और सेंटीमीटर की, या आप पीछे क्लासेस में कर चुके हैं। मैं आपको सिंपल इनको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको इनकी इंटर कन्वर्जन
वैल्यूज़ जो हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ, बाकी फिर आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके खुद से करना है कि कैसे होगा। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, इसी तरह 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर्स। अब आपने खुद से जो है वो करना है, वैल्यू आपको गिवन है, उसको आपने मीटर में कैसे करेंगे, सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, और फिर आपने जवाब को किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट। टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द सन इज 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट इट इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, सूरज के सेंटर में जो टेम्परेचर होता है वो गिवन है आपको। अब इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में। ये सिंपल आपके पास ऊपर जैसे सवालात थे बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, इजीली हो जाना चाहिए, होप आप इसको कर लेंगे आसानी से। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 3.1। आप लोगों को यकीनन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन ये हमारे पास पहला स्टेप है लॉगरिथम की तरफ, कि लॉगरिथम में जब हम वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं उसमें इनिशियली जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को पहले ऑर्डिनरी फॉर्म से किस में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।